हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 निर्धनता। सो बच्चों, से पहले वाले वीडियो में हमने टॉपिक 1 और 2 कवर अप किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता, जिसे हम रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं और एब्सोल्यूट पुअर्टी कहते हैं। सो बेसिकली ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो हम इस टॉपिक को बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सापेक्ष निर्धनता, जिसे हम रिलेटिव पुअर्टी भी कहते हैं। सो बेसिकली सापेक्ष निर्धनता होती क्या है? सो बच्चों, अगर हम अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं और दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने पर हम खुद को गरीब पाते हैं, तो इसको हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। इट मीन्स जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और उसके बदले में हम खुद को गरीब पाते हैं, इस चीज़ को हम सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरी जो इनकम है वो 60,000 रुपये और किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम में 1 लाख, तो कहीं ना कहीं मैं इफेक्टेड होंगी कि मेरी सिर्फ 60,000 है और उसकी 1 लाख है, तो मैं उसके मुकाबले खुद को गरीब पाऊंगी। सो बेसिकली जो हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम सापेक्ष निर्धनता के अंदर इंक्लूड करते हैं, जिसे हम रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बच्चे की 12th के अंदर 80% आई है और एक बच्चे की 99% आई है, तो एक बच्चा पहले बहुत खुश हो कि उसकी जो परसेंटेज है वो 80% आई है। मिठाइयाँ विठाइयाँ बटी, लोग बहुत खुश हुए, उसको मुबारकबाद दी गई, उसके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, उसके रिश्तेदार बहुत खुश हुए। बट बच्चों फ़ोन आया और वहाँ जाके पता चला कि उसके साथ जो उसका क्लासमेट तो उसके 99% आए, तो सारी खुशी बर्बाद हो गई। उस बच्चे को लगा कि क्या मेरे सिर्फ 80% और उस बच्चे के 99%। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने कंपैरिजन किया और ख़ुद को डाउन पाया, खुद को गरीब पाया, खुद को नीचा समझा। सो बेसिकली बच्चों, इस चीज़ को हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। और बच्चों, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश में देखने को भी मिलती है। हमारी कंट्री के अंदर कुछ लोग अमीर हैं तो बहुत अमीर है, कुछ लोग गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है। वो लोग रोड साइड पे हमें बैठे हुए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें कि अरे मैं तो यहाँ पे रोड साइड पे सोता हूँ, अरे बड़े बड़े महलों में सोता है। सो कहीं ना कहीं जो हम कंपेरिजन करके खुद को नीचे पाते हैं, इस चीज़ को हम सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं, जिसके अंदर इसने बोला है देश या वर्ग के लोगों का जीवन स्तर या निर्वाह स्तर नीचा होता है, जिसमें हम खुद को छोटा पाते हैं कंपैरिजन करने पर। तो इस चीज़ को हम सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव कहते हैं। इसका हम एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं और उस तुलना के अंदर हम खुद का जो जीवन का स्तर होता है वो नीचा पाते हैं। डेट इज सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पुअर्टी। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पुअर्टी है क्या। उसके बाद हम समझते हैं निरपेक्ष निर्धनता। सो बच्चों, अगर हम यहाँ पे निरपेक्ष निर्धनता की बात करें तो उसका मतलब ये होगा जब एक व्यक्ति अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा हेल्थ पर खर्च नहीं कर पाता है, मीन्स कि अपने वो जीवन की बेसिकली बेसिक नीड्स को भी, बेसिक फैसिलिटीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास खर्च करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास खुद की हेल्थ पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तो बेसिकली जो एक व्यक्ति अपने जीवन की बेसिक नीड्स को अपनी बेसिक नीड्स को जो उसकी ज़रूरत होती है उसको भी वो पूरा नहीं कर पाता है, तो हम उसको निरपेक्ष निर्धनता एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर शामिल करते हैं। मीन्स कि बेसिकली अगर बच्चों कोई व्यक्ति अपने जीवन की बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पाता है तो हम इसे निर्धनता रेखा से नीचे मानते हैं। मीन्स कि ऐसे करके एक निर्धनता की लाइन होती है, ऊपर वाले वो लोग होते हैं जो निर्धन नहीं है, नीचे वो लोग रहते हैं जो निर्धन है, जिन लोगों के पास अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। इट्स मीन्स वो निरपेक्ष निर्धन है, क्योंकि वो निर्धनता रेखा से भी नीचे है, वो अपने बेसिक फैसिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सापेक्ष निर्धनता क्या है और निरपेक्ष निर्धनता क्या है। सो बच्चों, अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, इसके अंदर जो एक पॉइंट है वो याद रखने वाला है ये कि निर्धनता रेखा से जो नीचे रहने वाली जनसंख्या होती है, मीन्स कि ऐसे करके जो निर्धनता की लाइन होती है, अब ऊपर वो होते हैं जो लोग निर्धन नहीं है, नीचे वो होते हैं जो लोग निर्धन है, मीन्स कि जो लोग निर्धन है उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ रही है, वो अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा। क्या उन लोगों के हम
कम प्रतिशत को बच्चों कहते हैं व्यक्ति गणना अनुपात। हेड काउंट रेशियो कहते हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले होते हैं, जो निर्धनता रेखा से नीचे रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्ति गणना अनुपात। हेड काउंट रेशियो जो व्यक्ति अपने जीवन की बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ पर भी खर्च नहीं कर पाते, खुद को असक्षम पाते, तो उन व्यक्तियों को हम कहेंगे हेड काउंट रेशियो। सो आई होप ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि बेसिकली हेड काउंट रेशियो क्या है। और इसके अलावा बच्चों हम इसको कहते हैं निर्धनता प्रभाव अनुपात। इसे निर्धनता प्रभाव अनुपात भी कहा जाता है व्यक्ति गणना अनुपात के साथ। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि बेसिकली व्यक्ति गणना अनुपात क्या है और निर्धनता प्रभाव अनुपात क्या है। सो बच्चों यहाँ पर दूसरी एक महान व्यक्ति का यहाँ पर नाम आता है, डेट इज दादा भाई नौरोजी। सो बच्चों हम इनको समझते हैं। अब इन्होंने कौन सा कंसेप्ट को लागू किया, दादा भाई नौरोजी ने एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, एडल्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट लागू किया जिसे हम व्यासक जेल निर्वाह लागत कहते हैं। इन्होंने यहाँ पर क्या करा है कि जो कैदी होते हैं जेल में, जो कैदी बंद होते हैं, उनका एक मेन्यू तैयार किया। उन्होंने देखा कि अगर हम सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित रहें, अगर हम जेली का उन्होंने एक मेन्यू बनाया कि एक जेली को या एक कैदी को खाने पीने में उसका कितना खर्चा आता है, क्योंकि अगर हम बाहर देखें तो बाहर निकलते एक व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है, 10 ज़रूरतें, उसकी 10 डिमांड है। सो बट अगर हम अपने जीवन की बेसिक नीड्स देखें एक व्यक्ति की, फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने यहाँ पर एक जेलियर को लिए, कैदी को लिया, अगर हम उसका मेन्यू तैयार करें तो उस पर कितना खर्चा होता है। सो उन्होंने यहाँ पर उन कैदियों का उस भोजन का मूल्यांकन करा जो एक व्यक्ति की बेसिक नीड होती है। एक कैदी को आधार मान के उसका मेन्यू तैयार करा कि उसके मेन्यू पर कितना खर्चा होता है। सो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी तैयार किया था। सो बच्चों ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है दादा भाई नौरोजी का, जिन्होंने एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर कंसेप्ट दिया था कि एक कैदी मीन्स की जो सिर्फ अपने बेसिक नीड्स तक ही सीमित रहेगा, उससे सिर्फ जीने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। सो उसको आधार मानते उन्होंने एक मेन्यू तैयार किया था, एक फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पर तैयार किया था। क्योंकि अगर हम जेल से बाहर निकल के देखें तो एक व्यक्ति की 10 ज़रूरत होती है, 10 डिमांड होती है। तो उन सब चीज़ों को हटा करके उन्होंने एक कैदी को लिया और उसका मेन्यू तैयार कर उसको आधार रखते उसका मूल्यांकन किया कि एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स पर कितना खर्चा आता है। सो जिसके चलते इन्होंने एडल्ट जेल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार माना था। सो बच्चों आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दादा भाई नौरोजी कौन है, देन निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, या व्यक्ति गणना अनुपात क्या होता है, या निर्धनता प्रभाव अनुपात क्या होता है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।